भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ शिव की पूजा की। जागेश्वर पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्थानीय निवासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने महामृत्युंजय मंदिर में रुद्री पाठ व यज्ञ किया और देश और परिवार के लिए मनोकामना की। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम में आकर उनको बड़ी ताकत मिली और कहा कि यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पूज्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहाँ नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। एएनबी न्यूज के लिए मैं हरीश भंडारी, अल्मोड़ा जागेश्वर से। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ एवं कल 20 अगस्त को होने वाले राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 75 जनपदों में 75 घंटे का न्याय पंचायत वार जो है जय भारत महासंपर्क अभियान का शुभारंभ कर रही है। ऐसे में सभी ब्लॉकों में डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करके कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों का उनको विवरण देगी, उनको समझाएगी कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सभी नागरिकों के लिए, जनता के लिए, पूरे सभी लोगों के लिए जो है कितनी अच्छी थी और क्या क्या उन्होंने कार्य किए थे। वर्तमान सरकार किस प्रकार से लोगों की उपेक्षा कर रही है, इस प्रकार वह जो है देर शाम जो है वहां पे देश संवाद के तहत गांव में चौपाल लगाएंगे और वहां पे लोगों को समझाएंगे। फिर फेसबुक मीडिया के माध्यम से लोगों को, चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ शिव की पूजा की। जागेश्वर पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्थानीय निवासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने महामृत्युंजय मंदिर में रुद्री पाठ व यज्ञ किया और देश और परिवार के लिए मनोकामना की। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम में आकर उनको बड़ी ताकत मिली और कहा कि यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पूज्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहाँ नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर के पूजा। एएनबी न्यूज के लिए मैं हरीश भंडारी, अल्मोड़ा जागेश्वर से। के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन से लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि मामला उन्नाव जनपद के अजगैन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है। यहां पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में भयंकर मारपीट हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं तथा एक विकलांग लड़की को भी मार मार करके मरणासन्न कर दिया गया है। मामला अजगैन पुलिस तक पहुंचने के बाद आरोपियों पर कुछ कार्रवाई हुई है। अभी तक मात्र 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, बाकी के सभी आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। अब आगे आरोपियों पर क्या कार्रवाई होगी यह देखने वाली बात होगी। पीड़िता को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। उन्नाव से एएनबी न्यूज के लिए बोधराज।
साप्ताहिक बंदी चल रही है, ऐसे में राखी का बाजार लगा हुआ है। आइए जानते हैं किस तरीके का राखी का कारोबार चल रहा है, किस तरीके की सेल है, कैसी सेल हो रही है इस टाइम। जिस तरीके से मैंने सोचा था कि राखी की सेल कोरोना कोविड के चक्कर में डाउन जाएगी, लेकिन अब जैसे जैसे रक्षाबंधन हमारी पास आ रही है वैसे वैसे काम भी बढ़ता जा रहा है और मेरे राखी के जैसे क्या कहते हैं 50% पैसे निकल आए हैं माल के, और बाकी आगे क्या कहते हैं कल और परसों की सेल और रहेगी उसमें भी हमारे निकल आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि राखी के सेल पर इन्होंने दुकानदारों ने उम्मीद लगा रखी थी कि कारोबार इस बार उठेगा, आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 75% राखी का बाजार सजा हुआ था। इस बार हमने ऑल टोटली इंडियन राखी मंगाई है, चाइनीज कोई आइटम नहीं है। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ से सागर रस्तोगी। कानपुर में आज सेंट्रल रेलवे के CTM हिमांशु शेखर ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए निरीक्षण किया गया है। उनका कहना है, हिमांशु शेखर जी का ये कहना है कि यात्री अगर अपने वाहन से स्टेशन आते हैं तो वो समय पर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके, इसका भी देखरेख की जा रही है। फिलहाल स्टेशन के बाहर जो ऑटो वालों ने अपना एक स्टैंड बना रखा है, उस स्टैंड को देखते हुए यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए उस स्टैंड को भी शेड्यूल्ड तरीके से वहां पर स्थापित कराया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि त्योहार में यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोना भी अब लगभग समाप्त होता दिख रहा है। इस कारण से चीफ ट्रैफिक मैनेजर हिमांशु शेखर ने रेलवे के कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। समाजवादी पार्टी और महान दल की जन आक्रोश यात्रा आज जनपद कासगंज में पहुंची है। यात्रा में शामिल हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य और यहां पर साथ में कासगंज के सपा से जिलाध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह मौजूद हैं। भारी संख्या में यहां पर भीड़ जुटी हुई है। यह रैली पीलीभीत से शुरू होकर आज कासगंज पहुंची है, जहां पर सपा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर अभी भी भीड़ जुटी हुई है। ये यात्रा कासगंज जनपद के नदरई पर समाप्त होगी। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की जलकर मौत हो गई। बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले जावेद अहमद अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने जिला अस्पताल कौशाम्बी लेके आए थे। बच्चा की डिलीवरी होने के बाद बच्चा मां का दूध न पी पाने की वजह से NCU वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां स्टाफ नर्स की लापरवाही से बच्चों को हीटिंग पैड पहना के रखा गया था। बच्चे की 1 घंटे बाद डेथ हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुनकर FIR दर्ज की। अगर CMS की बात करें, CMS का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की अगर बात है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर जावेद अहमद की बात करें तो जावेद अहमद का साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जलकर मौत हुई है। यहाँ पे SNCU में बच्चा एक दिन पहले एडमिट हुआ था, तो उसको बर्थ एस्फिक्सिया था और बर्थ एस्फिक्सिया का उसका जो भी कह रहे थे कि सांस नहीं ले पा रहा। बाद में उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी है और दवा ववा चल रही थी, जो भी उसमें कार्रवाई चल रही थी। आज सवेरे उसकी डेथ हो गई है। परिजन लोग आरोप लगा रहे हैं कि नेग्लिजेंस का, और उसका हम जांच और कार्रवाई और हमने अपने ऑर्डर कर दिया है। डॉक्टर साहब के भी मैं पूछताछ करूंगा कि कैसे शोएब खान ड्यूटी पे थे, उनसे भी वार्ता हो जाएगी क्या हो गया, तो मैं सब बात अभी देख रहा हूँ। ऐमान अहमद, ANB न्यूज कौशाम्बी। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 15 दिन से लगातार गोरखपुर जनपद में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। बात करें नवागत SSP की, तो डॉक्टर विपिन टांडा ने जब से कारबड़ गढ़ किया है, वो तरह तरह के प्रयोग करके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास कर रहे हैं।
इसी क्रम में उन्होंने चौपाल की एक अभियान शुरुआत की थी, जिसके तहत अधिकारी अब थानों पर बैठकर चौपाल लगाकर जनता की फरियाद सुनेंगे और जनता की जो भी परेशानी होगी उसका निस्तारण के लिए भी प्रयास करेंगे। बुधवार के दिन इस क्रम में जनपद के 17 थानों पर चौपाल की व्यवस्था की गई थी, जहां अधिकारी बैठकर जो भी फरियादी थे उनकी फरियाद सुनकर उसके निस्तारण का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर गोरखपुर में 3 हत्या हुई, जिससे पुलिस के नाक में दम हो गई। हालांकि चौपाल की व्यवस्था जो एसएसपी ने की थी उसकी पूरी तरीके से पोल इस हत्याओं के दौर ने शुरू कर दिया। पिपराइच थाना क्षेत्र में 5 वर्ष के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया और उसके कपड़े से उसके मुंह को ढककर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र में पति ने हल्की विवाद में अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या की। वहीं बांसगांव की बात करें तो बांसगांव थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहिता की फंदे से लटकती लाश मिली। कुल मिला कर कहें, एक तरफ गोरखपुर पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह के योजनाएं और कानून लागू कर रही है, वहीं अपराधी पुलिस की मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं। हालांकि गोरखपुर में अपराध का सिलसिला लगातार 15 दिन से चल रहा है और इस पे अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। थाना शाहपुर में आज सुबह एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया शक के आधार पर पति को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि पति पत्नी दोनों में विवाद था, पैसों की बात को लेकर और अन्य विवाद को लेकर, जिस पर कि काम पर जाते हुए महिला को रास्ते में पति ने चाकू मारकर हत्या की। इस पर पुलिस परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाकर साक्ष्य संकलन कर पति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अब पुलिस को चाहिए कि लगातार कोई ठोस व्यवस्था करे और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करे। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। जैसा कि सभी पार्टियां आगामी 2022 के विधानसभा की तैयारी में जुट गई है, अपने संगठन की जमीनी तैयारी में लगी है। उसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत झोंककर सामने आ रही है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं देवरिया में इस समय उदय प्रकाश यादव जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं युवजन सभा के, वह जनपद में आए हुए हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके तैयारी में यहाँ के युवक भी हैं, पूरा संगठन बैठा हुआ है और रणनीति बन रही है। ये उल्लास देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं आने वाला जो राजनीतिक समय है वो काफी हलचल मचाएगा और सत्ता के लिए काफी यहाँ जंग होगी। पूरे पूर्वांचल में तेजी देखी जा रही है समाजवादी पार्टी की और इसका एक नतीजा हम देख रहे हैं कि जो भी इनके समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आ रहे हैं उनको पद पे बनाया जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को जगह दिया जा रहा है, जिससे कि वो जनता में अपनी पैठ बना सके और जनता में अपनी आवाज पहुंचा सके। इसके अंतर्गत आज मेरे बीच में हैं यहाँ के जो नए यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव आए युवजन सभा के, उदय प्रकाश जी। इनसे हम बात करेंगे क्या ये लोग संदेश लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं जनता को और पार्टी की नीतियों। तो क्या इस पार्टी के नीति को आप पहुंचा रहे हैं, क्या भाजपा के लिए आपका क्या कहना है, क्या 22 में आप लोग का क्या थीम है, क्या उम्मीद है? आप कम शब्दों में हमको बताएं, 22 में आपके क्या उम्मीद है, आप कहाँ हैं? 22 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री बन इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को संविधान बचाना है, लोगों को कानून का राज चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रहना है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, विद्यालय और महाविद्यालय और डिग्री कॉलेजों की स्थापना चाहिए। उनको जो है ये गुंडों का समाज नहीं चाहिए, उनको ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ पे पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सुविधा कोई मतलब न हो। इसलिए विकास को चुनेंगे लोग और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना के समाजवादी सरकार लाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय महासचिव युवजन सभा जो जिले में आए, इनका स्वागत हो रहा है और इनका सीधा कहना है कि पूरे प्रदेश में मेरा दौरा चल रहा है और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश का, युवाओं के साथ सभी वर्ग का विकास करेंगे। अब आने वाला वक्त तय करेगा 2022 में किसके पार्टी में कितना दम है, कौन क्या रंग दिखाएगा, आने वाला वक्त सबके सामने होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। 1983 में पहली बार खलीलाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने रामप्रसाद चौधरी बस्ती जनपद से 5 बार विधायक रहे और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। रामप्रसाद चौधरी का पूर्वांचल के कुर्मी नेताओं में अपनी अलग ही पहचान रखता है। रामप्रसाद चौधरी एक वो शख्स है जिसे किसी पहचान या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
वो जहां जाते हैं काफिला उनके साथ जुड़ता चला जाता है। हम बात कर रहे हैं रामप्रसाद चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कप्तानगंज विधायक की। आपको बता दें कि आज बस्ती प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रामप्रसाद चौधरी के परिवार के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों के असलहों को निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब सामने 2022 का चुनाव दिख रहा है। ये मामला सपा के दफ्तर तक जब पहुंचा, वहां पे हाई लेवल की मीटिंग हुई। सुनने में सूत्रों से ये भी आ रहा है कि हो सकता है इस मामले में अखिलेश यादव जी हस्तक्षेप करें और वो बहुत जल्द प्रदेश में पूर्वांचल से अपनी यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। चुनावी यात्रा जो होगी उनकी, वो हो सकता है कयास लगाए जा रहे हैं कि बस्ती जनपद से ही उसकी शुरुआत की जाए और योगी सरकार के खिलाफ यहीं से बिगुल फूका जाए। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एनबी न्यूज, बस्ती। थाना नूरपुर के झीरन गांव से एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी अज्ञात अवस्था में लाश मिली बैराज रोड पर। और आज कोर्ट के आदेश पर 2 दरोगा 5 सिपाहियों के खिलाफ थाना नूरपुर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। तुर्की ओलंपिक में भारत द्वारा कुश्ती में 2 मेडल जीतने के बाद युवाओं में कुश्ती के प्रति रुझान बढ़ गया है। बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार के मंगलोर में युवाओं में कुश्ती के प्रति रुझान बढ़ गया है। इस वक्त हम मंगलोर के एक स्कूल में खड़े हैं जहां युवाओं कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ युवा हैं जो मंगलोर के कई गांवों से यहां प्रैक्टिस करने आते हैं और कुश्ती में अपने हाथ आजमा रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले खेलों में, एशियन खेल हो या कॉमनवेल्थ खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें और भारत के लिए पदक जीत सकें। सुविधा नहीं है अभी। ये जो मैट है, ये जो हमारे ग्रामीण लोग जो यहाँ के इनके परिजन लोग हैं, सब उन्होंने व्यवस्था करके सबने पैसे इकट्ठा करके जब ये मैट लाया गया है और कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये कोई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आधा घंटा जब हम मैट लगाते हैं तो कम से कम आधा घंटा मैट लगाने में जाता है हमारा, और प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद आधा घंटा जो हमें प्रैक्टिस में लगाना चाहिए अपना, वो आधा घंटा में मैट उठाने में करना पड़ता है। कभी बारिश हो जाती है तो मैट नहीं लगाना पड़ता, फिर ऐसे ही स्टैंडिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जोर करने पड़ते हैं। कुश्ती के प्रति लगाव को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों ने ही यहाँ मैट की व्यवस्था की है, ताकि कुश्ती के प्रति जो लड़कों या फिर लड़कियों का रुझान है वो जारी रह सके। हालांकि सरकार द्वारा इनको अभी तक कोई भी मदद नहीं दी गई है, लेकिन कुश्ती के प्रति जो युवाओं का रुझान हो गया है, आसपास के जो ग्रामीण हैं वो इसको जाया नहीं करना चाहते और ओलंपिक या फिर एशियन गेम में भारत के लिए कोई पदक जीत सके, यही उम्मीद ग्रामीण लगाए बैठे हैं। एनबी के लिए अकील अहमद की मंगलोर से रिपोर्ट। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के निहालगढ़ गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आज सुबह गांव के बाहर नाले में 2 मासूमों का शव उतराता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के निहालगढ़ गांव में रहने वाले 2 मासूम अपनी नानी के साथ कल देर शाम निकले थे और वापस आते समय वो लापता हो गए। आज सुबह गांव के बाहर उनका शव नाले में उतराता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि कल देर शाम दोनों मासूम लापता हो गए थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवगढ़ थाने में दर्ज कर ली गई थी। आज सुबह उनका शव गांव के बाहर नाले में उतराता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना शिवगढ़ के निहालखेड़ा गांव में कल 2 बच्चे अपनी नानी के साथ पॉलिशर पर धान पॉलिश करवाने गए हुए थे, जहां से कि उनकी नानी द्वारा उन दोनों बच्चों को कुछ धान देकर घर भेज दिया गया था। दोनों बच्चे जब घर नहीं पहुंचे और नानी द्वारा घर जाकर जो देखा गया तो गांव वालों द्वारा खोजबीन की गई
और उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पहुंचकर वहां खोजबीन की गई और उनके गायब होने के संबंध में मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया। खोजबीन के क्रम में आज सुबह दोनों बच्चों की डूबी हुई बॉडी एक नाले में मिली है। शरीर पे दोनों बच्चों के कहीं कोई ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है मृत्यु का सही कारण जानने के लिए। उनकी तहरीर के आधार पर अगले विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में PWD विभाग की मनमानी ग्रामीणों पर इस कदर से हावी है कि ग्रामीण दर ब दर ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन PWD अधिकारियों को राजनैतिक संरक्षण होने के कारण अधिकारी बेखौफ होकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। उन पर किसी भी तरह से कुछ भी अंकुश नहीं लग रहा है। एक ऐसा ही मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील से सामने आया है, जहां मसूरिया टोल प्लाजा से लेकर हनुमाना बाजार तक PWD सड़क पर पैचिंग का कार्य होना था और पैचिंग का कार्य शुरू भी हो चुका है। लेकिन सड़क में पैचिंग का कार्य इतने घटिया स्तर से करवाया जा रहा है कि जिससे ग्रामीण नाराज हैं और वह जगह जगह पे इसकी शिकायत भी किए। लेकिन राजनैतिक संरक्षण होने के कारण किसी प्रकार से कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी हम लोग मसूरिया टोल प्लाजा से हनुमाना बाजार तक जाने वाली सड़क पे खड़े हैं और यहाँ पर पैचिंग का कार्य हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गिट्टी में गिट्टी तो कम है लेकिन मिट्टी ज्यादा है, जिस कारण से ग्रामीण और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस सड़क में पूरी तरह से गड्ढे हो चुके थे और सड़क उखड़ चुकी थी, जिस कारण से यहाँ पर पैचिंग का कार्य होना था। लेकिन इसमें घटिया स्तर से पैचिंग का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं PWD विभाग के द्वारा जिस ठेकेदार को ठेके पे दिया गया था पैचिंग का कार्य करवाने के लिए, वह ठेकेदार अपना परसेंटेज लेकर दूसरे ठेकेदार को दे दिया कार्य करवाने के लिए और अब उस ठेकेदार के द्वारा लगातार घटिया स्तर का पैचिंग का कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि गिट्टी की जगह पत्थर के कतरन यहाँ पे बिछा दिए गए हैं और गिट्टी तो यहाँ पे कम दिख रही है, मिट्टी ज्यादा दिख रही है, जबकि नियमानुसार इसमें डामरीकरण होना चाहिए। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इसकी आवाज पूर्व में भी उठाई जा चुकी है, लेकिन आज तक ना तो अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार से कार्यवाही की गई है और ना तो सड़क पैचिंग कार्य में किसी प्रकार से सुधार लाया गया है। हालांकि ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इसी तरह से कार्य चलता रहा तो एक ना एक दिन ग्रामीण सड़क पर आने को मजबूर हो जाएंगे। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। प्रशासन द्वारा रुद्रपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जैसे कि आप सबको बताया 20 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है। इसी के संदर्भ में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो व्यवस्था लास्ट ईयर थी वही व्यवस्था अपनाई जाएगी और कोई भी भीड़ भाड़ वाली व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। जुलूस नहीं निकलेंगे, अपने घरों में शांतिपूर्वक सब अपना त्यौहार मनाएंगे। इसी व्यवस्था का सबको पालन करना है और पुलिस भी इसका पालन कराएगी। रुद्रपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो है दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। अगर किसी भी तरह की अराजकता या लापरवाही सामने नजर आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपने सहयोगी के साथ ANB न्यूज रुद्रपुर से मुमताज अहमद। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जहां पर फर्जी ID से बना रहे फर्जी आधार कार्ड को लेकर के
पुलिस अधीक्षक चक्र मिश्र के कुशल निर्देशन में छापामारी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। बताते चले कि जहां पर संभल के बैजोई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत साकिन शोभापुर ग्राम में चल रहे कालेश के मकान में फर्जी आधार कार्ड फर्जी ID से बनाए जा रहे थे, जिनको लेकर के सर्विलांस की टीम और बैजोई कोतवाली पुलिस के द्वारा यहां पर छापामारी की गई, जिसमें कि 2 अभियुक्त सोनू और दानिश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके अन्य 2 साथी मौके से फरार हो गए। बताते चले कि जिसको लेकर के सर्विलांस की टीम के द्वारा इस पर जानकारी ली गई, तो वहीं इनके पास से 9 ID प्रूफ तथा इनके पास से 24 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, 2 स्कैनर और 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक ने आज चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस खुलासे में स्पष्ट कर दिया है कि इनके चल रहे नेटवर्क की भी लगातार तलाशी की जा रही है। जो नेटवर्क में शामिल हैं उनकी भी लगातार तलाशी की जा रही है। इसको लेकर के आज पुलिस अधीक्षक ने दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। थाना बहजोई की पुलिस व सर्विलांस SOG की टीम के द्वारा एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम सोनू मौर्य और दानिश है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वह 2 अन्य कालेश और यशवीर अभी फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के गिरोह के द्वारा जो आधार कार्ड बनाने की ID होती है उसको फर्जी जनरेट करके उसके आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। इनके पास में से 32 पावती और रसीद जो आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों से लिए थे वो, 9 आधार कार्ड के फॉर्म, 24 आधार कार्ड बने हुए, 3 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 1 कीबोर्ड व अन्य सामान जो प्रिंटर से संबंधित है। इसके अलावा कैलकुलेटर, डाटा केबल, वेब कैमरा, एक्सटेंशन, ये सब बरामद हुआ है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल सबसे पहले अपना चेहरा स्पष्ट करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार यहां पर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके अपने पैठ पहनाने की कोशिश कर रही है, उत्तराखंड की जनता उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यहाँ की जनता का इतिहास रहा है कि वो हमेशा क्षेत्रीय दलों को नज़रअंदाज करके केंद्रीय दलों के साथ रही है। निश्चय किया है और जिनमें अधिसंख्य पौधे, बरगद के पौधे हैं और पीपल के पौधे, 2 वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है। हमने इस बार ये लक्ष्य रखा था हरेला पर कि 1 लाख पौधे हम राज्य में बट और पीपल के लगाएंगे। रुड़की से ANB के लिए मैं आदिल राणा।